नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि अपने स्टार्ट किया था महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपन साइंस के दो चैप्टर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं देखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको जरूर देखिएगा। आज अपन बात करेंगे आपके विज्ञान के तीसरे पार्ट यानी धातु और अधातु के महत्वपूर्ण पर्सन कौन से हैं। बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है ब्लूप्रिंट के हिसाब से सारे, यानी इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पर्सन आएगा, एक 2 नंबर का पर्सन आएगा और एक 4 नंबर का। टोटल आपके 7 नंबर के इसमें से पर्सन आएंगे। उसी हिसाब से आपके ये जो महत्वपूर्ण पर्सन बनाए गए हैं, आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद में आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है या हम किताब में से पढ़ रहे हैं वही ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस सीरीज को लगातार इससे जुड़े रहते हैं और लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वास्तव में परीक्षा में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आपका विज्ञान का तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिएगा पर्सन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे में वस्तुनिष्ठ पर्सन यानी बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पर्सन आपके आते हैं वो हैं। आप इनका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए पहला पर्सन क्या है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टिन की बजाय जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि क्यों टिन इसको जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होता है यानी जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है यानी टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है, ब्रोमीन है, सोडियम है, मरकरी है या जिंक है। प्रश्न को अच्छी तरह ध्यान से पढ़े, कौन सी धातु लिखा हुआ है, धातु, ठीक है। तो आप उसको माइंड में रखिएगा, अच्छी तरह क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िएगा। कभी कभी जल्दबाजी में हमारी गलतियां हो जाती है, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरा प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं ध्वनिक, आघातवर्धीय, तन्य या फिर सुचालक। कौन सी धातु होती है जो टकराने पर कठोर धातु टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन धातुओं को क्या कहते हैं। कौन सी धातु को हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। अगर आप हथेली पर रखेंगे तो धातु है फिर भी पिघलने लगेगी। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या गैलियम, चारों में से कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर पिघलने लग जाती है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। कौन सी एक ऐसा अधातु है या अधातु का रूप है जो विद्युत की सुचालक है। ब्रोमीन, ग्रेफाइट, हीरा या फिर सल्फर, चारों में से कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे के अपन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तांबा, सोना, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या उपयुक्त सभी। सोडियम को या पोटेशियम को या लिथियम को या इन जो दिए हुए हैं इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लोहे के फाइन फ्राइंग पाइन को यानी पेन लिखा हुआ है, पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि उपयुक्त है फाइन पेन को बचाने, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या उपयुक्त सभी। या ग्रीस लगाकर कर सकते हैं या पेंट लगाकर उसको बचा सकते हैं या जिंक की परत चढ़ाकर या फिर ये तीनों ही ऑप्शन है, मतलब उपयुक्त सभी। अगला है, पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है। किन दो धातुओं को मिलाने से पीतल बनता है। पहला है तांबा या जस्ता मिलाने से, तांबा और जस्ता। दूसरा है तांबा और टिन मिलाने से। तीसरा है जस्ता और टिन मिलाने से। और तीसरा अंतिम है सीसा और टिन मिलाने से। जो पीतल धातु होती है किन दो धातुओं की मिश्र धातु है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट या फिर 28 कैरेट का। कौन सा होता है जो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, चारों में से कौन सा ऑप्शन है। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद में आते हैं लघुतरात्मक यानी 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें से 2 नंबर के आप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको भी अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो काफी हद तक इनसे बाहर नहीं आने वाला। चलिए पहला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, इनकी परिभाषा लिखनी है और कोई 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का आपको नाम लिखने हैं। अगला है, निस्तापन तथा भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। निस्तापन और भर्जन की परिभाषा लिखनी है और एक एक उदाहरण लिखना है, निस्तापन का और एक भर्जन का। बहुत ही सिंपल सा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है तीसरा, थर्मिट अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है
इसको उदाहरण से आपको समझाना है। अगला चौथा प्रश्न है, अभिक्रियाशील धातुओं को, कोई भी अभिक्रियाशील धातु है को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर कोई अभिक्रियाशील धातु है उसको तनु HCl अम्ल में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी। और सातवीं आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी आयरन यानी लोहे के साथ आपको H2SO4 की अभिक्रिया लिखनी है। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। कौन से दो तरीके हैं जिससे लोहे को बचाया जा सकता है जंग लगने से। 2 या 3 आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगले हमारे हैं निबंधात्मक प्रश्न, यानी ये आएगा 4 नंबर का आपका प्रश्न। 4 नंबर के प्रश्न को बहुत ध्यान से करना है और ये आप इन 4 प्रश्नों को ही 4 नंबर के प्रश्न कर ले तो इनमें से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा प्रश्न। क्या है पहला, अयस्क किसे कहते हैं। तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जो विद्युत अपघटनी विधि है उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए आप। ये जो प्रश्न है ना, विद्युत अपघटनी विधि आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसको अच्छी तरह आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम तथा क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मैग्नीशियम क्लोराइड यौगिक का बनना दर्शाइए। कैसे बनता है मैग्नीशियम और क्लोराइड का, कैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ये आपको बताना है। विद आपको इसके डायग्राम बनाकर और इसके जो आवश्यक चित्र हैं वो बनाकर आपको समझाना है। दूसरा है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है, धातु तथा अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, ये आपको बतानी है। अगला है, धातुओं तथा अधातुओं में अंतर लिखिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो चैप्टर 3 किया था तब हमने सबसे पहले यही देखा था, धातु और अधातु, और बिल्कुल इसी लेवल से के अंतर के हिसाब से। तो वहां पर आप इसको अंतर बहुत आसान से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को समझाइए। निम्न को आपको परिभाषित करना है, क्या क्या होता है आपको बताना है। पहला है सक्रियता श्रेणी, क्या होती है, ठीक है। दूसरा है गेंग, गेंग क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथ में ही एनोड पंख क्या होता है, ये भी तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। इनकी परिभाषा क्या है, क्या ये होते हैं, आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो ये थे आपके तीसरे चैप्टर यानी धातु और अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनको अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपको इनमें से एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो कम से कम इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह तैयार कर लें और इनके आंसर आपको ऐप पर जल्द ही मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ प्रश्न बनाने के वजह से थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है आपके आंसर, लेकिन जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे इन चैप्टरों के। आपको इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए इनके आंसर भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो आपको 2 काम करने हैं। एक, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और दूसरा शेयर करके दूसरे बच्चों को जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।